हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीएस के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है, क्वेश्चन में छुपे हुए आंसर्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ सरप्राइजिंग भी मिलेगा और कुछ शॉकिंग भी मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द बिलो स्टेटमेंट। फिर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप एक बात बताइए, सॉलिसिटर जनरल क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है? आप बोलेंगे नहीं। आपको मैंने ये चीज़ बता रखी है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी पोस्ट होगी, राइट। सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। सॉलिसिटर जनरल से मिलता जुलता कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पढ़ी है आपने? आप बोलेंगे अटॉर्नी जनरल। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन आपका। अटॉर्नी जनरल यानी कि ये जो अटॉर्नी जनरल है इसको असिस्ट करने का काम कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। अब मान लीजिए मैंने किसी को अपॉइंट किया है मेरे काम के लिए, तो अपॉइंट तो मैं ही करूंगी ना। तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल को। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी या फिर इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी कैसी है? गलत है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी में आरबीआई में जमा होने वाली स्टैंडर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सेट की जाती है। ठीक है, ये 1997 के अमेंडमेंट के बाद से हुआ है। ये एक जेनरिक रीजनेबल फैक्ट है, तो ये वाला सही है। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मथुरा आर्ट। अब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप एक बात बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, मथुरा आर्ट प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन पैट्रॉन्स। ठीक है, अभी शायद इससे एग्जैक्ट लाइन से आपको समझ नहीं आया होगा। सेकंड लाइन पढ़िए, मथुरा आर्ट इग्नोर्ड नेचर बेस्ड थीम्स इन इट्स स्कल्पचर्स। क्या किया इसने? 100% श्योरिटी वाले, पॉसिबिलिटी वाले एक्सट्रीम वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया, इग्नोर कर दिया इसने नेचर बेस्ड थीम्स को पूरा। 100% एक्सट्रीम वर्ड, और एक्सट्रीम वर्ड्स को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, तो सेकंड स्टेटमेंट इग्नोर वर्ड से ही गलत हो जाएगी। एक स्टेटमेंट गलत होते ही दूसरी के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली, ओनली वाले तो हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पे भी ओनली आ जाएगा हटा दो, देखते ही हटा दो स्टेटमेंट। ओनली, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, है ना, ऑल, नन, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो 100% पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। लेकिन जैसे हम एक्सट्रीम वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं, उसी तरीके से हम मॉडरेट वर्ड्स को, है ना, जैसे मे, कैन, जनरली, सम, ये सबको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अगर आपने मथुरा आर्ट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो एंशियंट इंडियन आर्ट जैसे मथुरा आर्ट है, गांधार आर्ट है, सांची, भरूच, ये सब में नेचर, ट्रीज, एनिमल्स, लोटस या यक्षी, यक्षाज, है ना, ये सब तो आते ही आते हैं, प्रोमिनेंट थीम्स होती हैं ये, है ना। तो कोई भी एंशियंट आर्ट फॉर्म नेचर को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मथुरा से आपको पता चल रहा है, ये एंशियंट थीम की बात कर रहे हैं और ये नेचर को इग्नोर नहीं कर सकती। ओके, फर्स्ट स्टेट में इसने इंडियन और नॉन इंडियन बोला। आपको पता है कि मथुरा कुषाण रूलर के अंडर था। ठीक है, कुषाण खुद सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि ये कौन थे? नॉन इंडियन पैट्रॉन्स थे, लाइक कनिष्का। तो लोकल मथुरा रीजन में इंडियन रूलर्स, मर्चेंट्स, रिलीजियस गाइड्स, है ना, जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट वगैरह, ये पहले से थे। तो इंडियन और नॉन इंडियन दोनों को सपोर्ट करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज करेक्ट। सवाल में खुद दे रखा है कि ये पंजाब का है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि ये पंजाब का है, पटियाला, आनंदपुर साहिब, है ना, पंजाब, फिर होला मोहल्ला। अब इसका कीवर्ड अगर आप देखेंगे तो होला, होला जो वर्ड है होली से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन सेम डे नहीं मनाया जा सकता, सेम डे होली के नहीं मनाया जा सकता। अगर सेम डे मनाया जा सकता होता है बहुत कॉमन होता, सबको पता होता है ना। होली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है, होला मोहल्ला क्या नेक्स्ट डे मनाया जाता है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट कट गई। फिर इसने बोला थर्ड स्टेटमेंट में कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
पंजाब में, वो भी पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? बैसाखी। ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है ना? तो थर्ड वाली भी हट जाएगी आपकी। अब फर्स्ट और सेकंड देखिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पंजाब के हित में कौन सी सबसे सूटेबल हो सकती है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है मेनली बाय विमेन, है ना, थ्रू क्राफ्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पटियाला। अगर सिर्फ विमेन्स के लिए होता तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती, राइट। लेकिन इसमें क्या, सेकंड में क्या दे रखा है? इट शोकेसेस मार्शल आर्ट्स, लंगर्स एंड निहांग मोक बैटल्स एट आनंदपुर साहिब। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी वैसे भी सही हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कई बार जैसे नेम्स दे रखे होते हैं, किसी का कोई करंट अफेयर, कोई वैसा क्वेश्चन पूछा होता है जिसमें नाम होते हैं, है ना, तो आपको क्या करना होता है, उसमें से सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन चुनना होता है, जो कि होता है बी या फिर सी, और उसमें भी बी प्रायोरिटी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्गी संगीता इन एंशियंट इंडियन म्यूजिक वॉज रूटेड इन। मर्गी का मतलब, मर्गी एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मार्ग, पाथ, वे, है ना। तो मर्गी संगीता दे रखा है, यहाँ दे रखा है एंशियंट इंडियन म्यूजिक, तो फोक म्यूजिक हट जाएगा, है ना। एंशियंट इंडियन म्यूजिक दे रखा है तो कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, वो भी दरबार में। फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दे रखा है, यहाँ इंडियन वर्ड ही दे रखा है, तो वेस्टर्न कैसे हो गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वैदिक ट्रेडिशन सही हो जाएगा। और ये मर्गी संगीता एक स्पिरिचुअल, सेक्रेड और गॉड सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन रिजल्ट इन अ टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर। यहाँ पे बोल रखा है टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर, यानी कि क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव, रेसलर को पॉइंट मिलेगा तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसके ऑप्शंस पढ़िए। मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव डिमांड करेगा आंसर की तो आप आंसर पॉजिटिव देंगे, क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पॉजिटिव है, अब जरा ऑप्शंस देखिए। रनिंग आउट ऑफ द मैट डेलिबरेटली, जानबूझ के भाग गया, तो ये तो गलत हो गया, नेगेटिव सेंस है, हटा दीजिए। होल्डिंग द ओपोनेंट सिग्नल, ओपोनेंट के कपड़े खींच रहे हैं, है ना, तो ये भी गलत हो गया, नेगेटिव है। फिर इसमें दे रखा है यूजिंग एन इलीगल हेडलॉक, इलीगल वर्ड आते ही ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या बचा है सिर्फ आपका? परफॉर्मिंग आ सक्सेसफुल टेक डाउन। अब एक बात बताइए, क्या आपको इस सवाल में रेसलर के बारे में जानना था, टेक्निकल पॉइंट के बारे में जानना था, फ्री स्टाइल रेसलिंग के बारे में जानना था, या किसी ऑप्शन के बारे में जानना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल के अंदर डायरेक्ट आंसर्स भी छुपे हुए होते हैं। एक मिथ अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दोनों ही कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़नी होती हैं, कंसेप्ट भी, स्ट्रेटजीज भी, प्रैक्टिस भी, सिलेबस भी। तो किसी भी एक चीज़ पे फोकस करके आपका भला नहीं हो सकता, ठीक है। आपको दोनों को ही साथ में चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजेंद्र सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल्स टू सिक्योर इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन में सिर्फ नेम्स दे रखे हैं, जब नेम्स में फंस जाओ तो क्या करना होता है? ऑप्शन बी को चूज करना होता है, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है। क्यों टफ नहीं है? क्योंकि इसने फर्स्ट पूछा है, और फर्स्ट तो कॉमन होते हैं, पता होने चाहिए। फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल 2008 में बीजिंग में हुआ था, बीजिंग ओलंपिक्स, और क्या मिला था हमें? ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। और किसने जीता था? विजेंद्र सिंह। क्वार्टर फाइनल्स की जो इसमें बात की गई है, क्वार्टर फाइनल्स को जीतते ही मेडल कंफर्म हो जाता है आपका, सेमीफाइनल हारने पर भी आपको ब्रॉन्ज मिलता ही है, ओके। अब इसमें जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है, एमिलियो कोरिया, ये एक क्यूबन बॉक्सर हैं, ठीक है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, यही इन्हीं ने किसको हराया था? विजेंद्र को सेमीफाइनल में हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैकेनिज्म डिड इंडिया ऑपरेशनलाइज इन 2024 टू स्ट्रेंथन रीजनल फाइनेंशियल रेजिलियंस विद सार्क? ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जामिनर आपको किसी भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, एक्स्ट्रा अपडेट देगा, एक्स्ट्रा डेटा देगा, फैक्ट्स देगा, ठीक है, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी वो डेटा या फैक्ट या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ब्रैकेट में होगी तो वो ऑलमोस्ट सही होता है। जैसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको ब्रैकेट में इम्फेसाइज करके दिया हुआ है, वो है ऑप्शन बी, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अगर बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, जैसे दे रखा है आपको कैपिटल इंक्रीज, है ना, फर्स्ट ऑप्शन में है कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज एक एक्शन हो सकता है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा।
फिर दे रखा है ट्रेड इंश्योरेंस स्कीम, है ना। थर्ड में क्या दे रखा है, ट्रेड इंश्योरेंस स्कीम। ये क्यों गलत है? इंश्योरेंस प्राइमरीली ट्रेड रिस्क के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स या बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंशियल रेजिलियंस के लिए, ठीक। फिर दे रखा है आपको फोर्थ ऑप्शन में सॉवरेन क्रेडिट पूल। अभी सॉवरेन पूलिंग साग के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस के वजह से प्रैक्टिकल नहीं होता। किसकी वजह से? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। अगर हम करेंसी स्वैप की बात करें तो आरबीआई सार्क कंट्रीज जैसे श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह को शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स यूज करता है। लिक्विडिटी सपोर्ट ही फाइनेंशियल रेजिलियंस की कोर की होती है, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका भी सुनिए। इसके कीवर्ड उठाइए, फाइनेंशियल रेजिलियंस, ठीक है। फाइनेंशियल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? पैसे को बचाना, है ना, क्राइसिस को बचाना, राइट। आरबीआई हमेशा सार्क देश होते हैं उनको लिक्विडिटी देने के लिए करेंसी स्वैप का ही यूज करता है। फाइनेंशियल रेजिलियंस के लिए, है ना, किसके यूज करता है? हमेशा स्वैप का, करेंसी स्वैप का। ये बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में से किसी में भी यूनिक डेटा दिखता है या फिर कोई ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखती है तो ऑलमोस्ट वही आपका आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स। Established in 1961 within the former palace of the Maharaja of Patiala, the National Institute of Sports was later renamed as the Netaji Subhash National Institute of Sports on dash। अब ये सवाल भी बहुत ईजी है और दोनों ही इसके तरीके ईजी हैं। पहला तरीका देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो डेट्स देखो, 15 अगस्त एक नेशनल हॉलीडे नहीं हो सकता, 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे नहीं हो सकता, ऑप्शन सी या डी। अब इनमें से सी या डी में से कैसे चूज करोगे? मंथ देखो, सेम मंथ दो ऑप्शंस में रिपीट हुआ है, यानी कि यही मंथ हो सकता है, जनवरी का आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यानी कि डेट्स आपको एलिमिनेट करनी होती है। जब कोई बहुत बड़ा इवेंट जिस डेट पे होता है उसको आप एलिमिनेट करके हटा सकते हो। ये सवाल फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए एग्जामिनर आपको देता है हमेशा। और जब भी दो ऑप्शंस में कोई एक डेटा सेम होगा तो वो भी सही होता है। जैसे जनवरी तो जनवरी में से ही कोई आंसर होना है, 26 जनवरी या 23 जनवरी। और दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे, इसमें दे रखा है नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, नेताजी सुभाष। अगर आप नेताजी सुभाष की बात करेंगे तो इनकी जो बर्थ रेट है वही क्या है? 23 जनवरी। क्या है? 23 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइन ऑफ डिजायर बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में कोई बुक दी जाएगी और उनके ऑथर का नाम दिया जाएगा तो आप वहीं से बुक के टाइटल से पता लगाइए कि वो कैसी बुक है। कोई नॉन फिक्शन है या फिक्शन है, कोई साइंटिफिक है या हिस्टोरिकल अकाउंट की है, किस टाइप की बुक है वो, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। पहली स्टेटमेंट है, एक्सप्लोर्स कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन इंडियन इमिग्रेंट फैमिली अक्रॉस जनरेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिक्स। थर्ड स्टेटमेंट है, अ साइंस फिक्शन टेल अबाउट आइडेंटिटी एंड टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानिए। जब भी आपको कभी भी कहीं पे भी कोई बुक या ऑथर मिलेंगी तो आप बुक्स याद करने के बजाय एक बार ऑथर के कॉन्टेक्स्ट को भी समझिए ताकि आप आगे एलिमिनेट कर पाएँ बुक्स को, ठीक है। जैसे ये ऑथर हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इनके बारे में अगर थोड़ा जनरलाइज किया जाए तो मोस्टली ये किस पर लिखती हैं? इमिग्रेंट्स लाइफ पे लिखती हैं, रिलेशनशिप्स पे लिखती हैं, विमेन सेंट्रिक थीम्स पर लिखती हैं, डिसेपोरा पे लिखती हैं, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको पता है, ये 4 कीवर्ड्स, डिसेपोरा, इमिग्रेंट लाइफ, रिलेशनशिप, विमेन सेंट्रिक, है ना, ये 4 पॉइंट्स अगर आपको पता है चित्रा बनर्जी के बारे में तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमिग्रेंट फैमिली, है ना, दोनों ऑप्शंस आपको, दोनों कीवर्ड्स आपको एक ही में मिल गए, बाकी दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। पहला तरीका, ओके। सेकंड तरीका है आपका कीवर्ड का। आपने टाइटल देखा वाइन ऑफ डिजायर। वाइन ऑफ डिजायर में कहीं कोई साइंटिफिक वर्ड का यूज़ किया गया है? नहीं। क्या कहीं कोई हिस्टोरिकल वर्ड का यूज़ किया गया है? नहीं। और मैंने आपको बताया था हिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं वो द मिस्ट्री से या फिर द ई हिस्ट्री से शुरू होती हैं मोस्टली, है ना। तो ना ये हिस्टोरिकल अकाउंट है कोई, ना ये फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ना ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ना ही ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना ये साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी 2 और 3 गलत हो जाएगी, ठीक है। पहला बुक के टाइटल के नाम के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग सजेस्ट करना है आपको, और दूसरा आपके ऑथर की फिलोसफी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब वाटर बॉडीज इन द इंडियन डेजर्ट, है ना। बात कर रहे हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट को डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है।
अब आप स्टेटमेंट्स पढ़िए। स्ट्रीम्स आर पेरेनियल एंड फ्लो ईयर अराउंड, यानी कि जो धाराएं होती हैं वो पूरे साल रहती हैं, सालाना रहती हैं। दूसरी चीज़, मोस्ट स्ट्रीम्स डिसअपियर इनटू द सैंड, है ना, ये सेकंड में बोल रहा है कि काफ़ी सारी स्कीम्स गायब हो जाती हैं मिट्टी में। पहली स्टेटमेंट, डेजर्ट है, डेजर्ट में पूरे साल कैसे हो सकता है, वाटर बॉडीज, है ना, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपकी। फर्स्ट गलत होते ही सेकंड आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, assertion reason, demographic statistics like birth and death rates rely on accurate reporting by households. Reason, birth and death registrations is mandatory and always accurately followed in all parts of India. क्या बात कर दी, all parts of India, all parts में इसने एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर दिया और एक्सट्रीम वर्ड यूज करते ही रीजन हमारा बेचारा गलत हो गया। ठीक है, और रीजन गलत होते ही असर्शन सही हो जाएगा। कितना इजी सवाल था बताइए, कुछ भी नहीं करना था, ना मतलब ढूंढना था, ना इसके बारे में जानना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं, विच पद्म अवार्डीज एंड फील्ड्स आर करेक्टली पेयर्ड। बहुत इजी सवाल है ये भी, डायरेक्ट है वैसे तो ये स्टेप 1 से ही हो जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है, पहला ऑप्शन देख लो, यहाँ बोल रखा है या तो 1 सही है, या तो 2 सही है, या तो 3 सही है, या तो 4 सही है। इनमें से कोई से भी 2 पेयर्स नहीं मैच कर रहे। ठीक है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस, चारों स्टेटमेंट्स में से कोई एक ही सही है। दास वर्ड, दास सरनेम से मैंने आपको बताया था, दास सरनेम कहाँ का होता है, मोस्टली असम या बंगाल का होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो गोकुल चंद्र दास हैं ये फोक म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, और फोक म्यूजिक कौन सा, ढाक, जिसे ढक भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स में काउंट किया जाता है इनको, और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following accurately reflects the critical technological outcome of ISRO RLV LEX-3 mission conducted on June 23, 2024। देखो इस सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे कीवर्ड्स हैं RLV LEX-3, है ना। RLV जिसकी फुल फॉर्म होती है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब रीयूजेबल वर्ड सुनते ही आप ऑप्शन 3 मत सही करना। ठीक है, पहले हमें क्या करना होता है, सवाल पूरा पढ़ना होता है, तो पहले समझो सवाल पूरा। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब ये जो LEX होता है, ध्यान रखना, EX जब भी साथ में आता है तो इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, EX जब भी आता है ऐसे क्वेश्चंस में तो इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। L पहले आ गया तो यानी कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, और 3 बाद में आ गया तो कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का, 3rd एक्सपेरिमेंट था ये। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट 3rd नंबर पे हुआ है, ठीक है, 3rd नंबर का एक्सपेरिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा हार्ड और एक्सट्रीम होगा, है ना, हार्ड और एक्सट्रीम टेस्ट होगा। और क्वेश्चन में भी बोल रखा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल। अब इसके ऑप्शंस में देखूं, है ना, हाइपरसोनिक स्पीड दे रखा है, फिर दे रखा है हाई स्पीड लैंडिंग। ठीक है, और बाकी दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 3rd ऑप्शन में आपको रीयूजेबल दे रखा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, राइट। अब जरा इन सब ऑप्शंस को भी ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट जब आपने पढ़ा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, लैंडिंग वर्ड किस में आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में, और इसमें क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, हाँ की जा रही है, ऑटोनोमस हाई स्पीड की बात की जा रही है। टफ, ये जो टफ कीवर्ड है ये भी डिनोट कर रहा है, टफ क्रॉस रेंज विंड की बात की जा रही है, तो ये वाला बिल्कुल सूटेबल बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब 3rd वाला क्यों नहीं है ये ज़रा समझ लेते हैं। 3rd वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्ड आ रहा है क्रू कॉम्पोनेंट। ठीक है, क्रूड जो वर्ड है ये क्रू कॉम्पोनेंट से बनता है, यानी कि इंसानों वाला। ठीक है, ये जो मिशन की बात कर रहे हैं, जबकि RLV LEX एक अनमैन्ड बिना इंसान वाला एक मिशन था, लेकिन ये जो क्रूड वर्ड है इससे क्या पता चल रहा है इंसानों वाला मिशन था ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और लॉन्च अबॉर्ट टेस्ट का मतलब होता है इमरजेंसी में क्रू एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए जो कैप्सूल को रॉकेट से अलग किया जाता है ना, अबॉर्ट किया जाता है, अबॉर्ट मतलब अलग करना। तो ये वाला बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म प्लीट्रॉफी। इसको अगर हम कीवर्ड को उठाते हैं प्लीट्रॉफी, प्ली या फिर ये पॉली जैसा लग रहा है आपको थोड़ा, प्ली मतलब क्या होता है, प्लियो पॉली यानी कि मल्टीपल, है ना, मोर, बहुत सारी। ट्रॉपी मतलब क्या होता है, ट्रॉपी का मतलब होता है ट्रेड्स या फिर इफेक्ट्स, एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट्स, है ना, यानी कि 1 जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेड्स। क्या मतलब है इसका, सिंगल जीन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इफेक्ट्स या ट्रेड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीपल ट्रेड्स, यानी कि प्ली 1 जीन से मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
हाउ आर मनी बिल्स हैंडल्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स विद बाईकैमरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत इजी लॉजिक है इसमें। जब आप मनी बिल्स की बात करते हैं तो मनी बिल्स क्या होता है, जनता का पैसा होता है ना। जनता के पैसा किसी भी फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की फॉर्म में जनता का पैसा है, तो किसके पास पावर होगी, जनता के पास, यानी कि लोकसभा के पास, है ना। लोकसभा के पास और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास यानी कि विधानसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं। इन दोनों की पावर्स होती हैं ज़्यादा। लेकिन इसके अपोजिट में बात करेंगे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं। इन दोनों के पास जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, एडवाइस करने की, ठीक है। ना अमेंड करने की पावर है इनके पास, ना ही रिजेक्ट करने की पावर है इनके पास। बहुत बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना, आगे के लिए हमेशा सवाल में नंबर बना के देगी आपको। मनी बिल की जब भी बात आएगी तो हमेशा इससे जुड़ा कौन होगा, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा भी बोलते हो, ठीक है। लेकिन राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं, ये दोनों कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते मनी बिल में। ये सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं उसमें, ऐसे याद कर लो। ये ना उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं, है ना उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन देखो, पहला बोल रहा है राज्यसभा अप्रूव करेगी, ज़रूर, मस्ट अप्रूव, गलत हो गया। फिर बोल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन अमेंड तो कर ही नहीं सकती काउंसिल। फिर इसमें बोल दिया राज्यसभा काउंसिल दोनों इक्वल पावर्स होती हैं, कैसे होती हैं इक्वल, नहीं हो सकती। फिर फोर्थ में बोल दिया राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज। अब आप कहोगे कि मैम ओनली आ गया, फिर भी आपने सही क्यों करा। मैंने आपको क्या बता रखा है, हमेशा सवाल को सबसे पहले एक बार पढ़ना है पूरा। क्या करना है, सवाल को पहले एक बार पूरा पढ़ना है ना। सवाल पढ़ेंगे, उसका मतलब आएगा निकल के, और जैसे ही मतलब निकल के आ जाएगा वो स्टेप बता देगा आपको कि वो स्टेप 1 में सही होगा, स्टेप 2 में सही होगा या फिर स्टेप 3 में सही होगा। ओनली वाला तो आपका स्टेप 3 का पार्ट है ना, तो आप स्टेप 1 में क्यों डालोगे उसको, है ना। तो अगर आप स्टेप सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपके आंसर्स हमेशा सही होंगे। स्टेप्स में जंप करोगे तो आंसर में भी और मार्क्स में भी, दोनों में जंप दिखेगा आपको। इसलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना। सवाल में मनी बिल बोला तो मनी बिल की तरफ जाओ। अगर आपको मनी बिल के बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ आप रीड भी करते इसको, तो भी आपको पता चल जाता कि राज्यसभा की पावर की बात हो रही है, फिर दूसरे में काउंसिल की पावर की बात हो रही है, फिर तीसरे में दोनों की पावर की बात हो रही है, लेकिन चौथे में इसको बिल्कुल अलग कर दिया, सिर्फ रिकमेंडेशन की बात कर दी, तो ऑड वन आउट भी तो हो गया ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आगे के लिए आते हैं सवाल इस पे काफ़ी। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट मोशन विद अ हैवी बॉक्स एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टॉप इट वंस इट्स मूविंग, द बेस्ट एक्सेम्प्लीफाइज। अब ये सवाल कितना बढ़िया सवाल है, इसमें कीवर्ड्स उठाओ। ये बोल रहे हैं डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, यानी कि इससे इतनी बात पता चल रही है कि इन दोनों में मोशन की बात हो रही है, स्टेट ऑफ मोशन की, और उसमें चेंज ना करने की टेंडेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना। अब इसके ऑप्शंस देखो। कंसेप्ट ऑफ पावर, जब पावर की बात कर रहे हो तो पावर का मतलब है कि कितनी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या काम हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा है, मोशन को स्टार्ट करने में भी डिफिकल्टी हो रही है, स्टॉप करने में भी डिफिकल्टी हो रही है, तो लेने देना ही नहीं है इसका, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात चली गई। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसी में एक फॉर्म से दूसरी में, तब बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, और इसका किसी हैवी बॉक्स पे ना अप्लाई करने में ना डिस्ट्रॉय करने में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। फिर इसका फोर्थ ऑप्शन देखो, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, पढ़ा है आपने साइंस में, कि हर एक एक्शन का या तो कोई इक्वल या तो कोई अपोजिट रिएक्शन होता है। लाइक जब हम पैर से ज़मीन को पीछे करते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है या फिर इक्वल रिएक्शन होता है। अब इसका एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। वैसे डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, कॉमन है बहुत, आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। फिजिक्स में इनर्शिया का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, आलस, ठीक है। क्या होता है, आलस। ये चलने में भी आलस दिखा रहा है, रुकने में भी आलस दिखा रहा है। जैसे आप पढ़ने में भी आलस दिखाते हो और जब पढ़ने बैठ जाओ कंसिस्टेंसी से तो रुकने में भी आलस दिखाते हो, है ना। अगले पेज बढ़ते हैं। द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 consolidates and amends provisions related to which branch of law। लगभग अभी तक हर सेट में हमने BNS का क्वेश्चन देखा है, ठीक है, BNS का या BNSS का। तो इतनी सवाल में हमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको कि ना ये कोई सिविल प्रोसीजर है, ना ही कोई एविडेंस बेस्ड लॉ है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लॉ है। ये क्या है, क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ है, ठीक। और न्याय का मतलब क्या है, जस्टिस, है ना।
जैसे जो BNS है इसने पुराने IPC को रिप्लेस किया है, ये बात ध्यान रखना। IPC को रिप्लेस करने का काम किसने किया? BNS ने किया है। और मेन क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है जो अलग अलग क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन बोल रहा है द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड बोल रहा है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय MOEFCC। ज़रा इतनी बात बताओ, MOEFCC की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो इस सवाल में दे रखा है आपको, एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, है ना, इस वर्ड को उठा लो। दूसरा कि कुछ भी मत देखो, ये तो देख लो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही एनर्जी का पार्ट है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स का पार्ट है। ये ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स होता है। तो ये ऑब्वियसली इसका एम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करना। लेकिन क्या ये एनवायरनमेंट से जुड़ा है? क्या ये फॉरेस्ट से जुड़ा है? या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा है? ऑब्वियसली किससे जुड़ा है? रिन्यूएबल एनर्जी से। इसलिए जो मिनिस्ट्री दे रखी है ये गलत दे रखी है। मिनिस्ट्री क्या होनी चाहिए थी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। और अक्सर ऐसे सवालों में ध्यान रखना, मिनिस्ट्री आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। और शॉर्ट फॉर्म में क्यों दी जाती है? ताकि जिसको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता वो बेचारा फंस जाए इस सवाल में। ठीक है, ये अगला सवाल है आपका कोली डांस। कोली डांस देखते ही आपको पता चलना चाहिए, मैंने बहुत इजीली याद करवा रखा है आपको बहुत अच्छे से सारे डांसेज और फेस्टिवल्स। कोली डांस किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के सभी डांसेज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। और महाराष्ट्र का जो कोली डांस है, अब इसके ऑप्शन देखो। महाराष्ट्र आपका पड़ता है कोस्टल रीजन पे। कोली डांस महाराष्ट्र का है, फिशर फॉक होगा, फार्मर्स होंगे, शेफर्ड्स होंगे या वीवर्स होंगे। किसके सपोर्ट में होगा? फिशर फॉक्स। ठीक है, किसके सपोर्ट में? फिशर फॉक। नेक्स्ट देखिए, जीएस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, जीएस को डिफिकल्ट बनाया जाता है। ठीक है, आपके माइंड में एक पर्सपेक्टिव डाला जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सही बात है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ। अब हार्ड वर्क से सिर्फ बात नहीं बनेगी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इज रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो सबसे शॉर्ट चीज़, बाकी तीन दे रखे हैं शॉर्ट में, एक ही दे रखा है फुल में, यही इसका आंसर है। दूसरी चीज़, इसके ऑप्शंस उठा के देखोगे तो पता चलेगा UNDP क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कहीं पे भी डेवलपमेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही। फिर IEA उठाओ, IEA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे अगर हम, ये क्या करता है? ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज करता है, ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा देता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स देता है। और लेकिन ग्लोबल ट्रांजिशन में या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैब करेगा ये, या तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लीडिंग इंडेक्स की तरह पब्लिश करेगा। ठीक है, यानी कि जो WEF है ये लीड करता है किसको? IEA को। सही है। इसका एक और ऑप्शन देखो, IRENA, जिसमें अगर आपको लगेगा IEA और इरेना, ये दोनों में ही एनर्जी वर्ड दिखेगा आपको ई से, लेकिन दो वर्ड ई से कैसे सेम हो सकते हैं, है ना। तो अगर इरेना की बात करोगे, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये सोलली रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रिपोर्ट्स पे काम करती है। एनर्जी ट्रांजिशन में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी आती हैं जो पूरे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी बॉडी से ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर दिखती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो आप सिर्फ इसके ना कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखो। जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या आता है? इकोनॉमी आएगा, फ्यूचर ट्रेंड्स आएगा, ट्रांजिशन की बात होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है, जेंडर गैप की बात होती है। ये एक ब्रॉडर एरिया है। अगर आप UNDP की बात करो, UNDP में क्या आएगा? ह्यूमन वेलबींग आएगा, पोवर्टी आएगा, क्लाइमेट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट आएगा। फिर अगर आप ऑप्शन A और B की बात कर रहे हो तो इसमें क्या आएगा? स्पेसिफिक एनर्जी डेटा आएगा या फिर रिन्यूएबल स्टेट्स आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक डेटा या रिन्यूएबल स्टेट्स की बात करेंगे तो ऑप्शन A या B होंगे। लेकिन C में क्या आता है? ट्रांजिशन, कॉम्पिटिटिवनेस, फ्यूचर गैप, ट्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्टली क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री? कुछ भी नहीं करना, इसके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। आयरन स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग। एक ही बचा, टूथपेस्ट, है ना। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में क्या आता है? टूथपेस्ट आता है। नेक्स्ट देखिए, वो सुना है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो यहाँ पे सवाल में भी वही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 246A of the Constitution of India gives power to both Parliament and state legislatures to make laws on। कुछ भी नहीं करना, इसका आर्टिकल दे रखा है आपको। आर्टिकल नहीं दिया होता तो आप थोड़ा फंस सकते थे, लेकिन आर्टिकल दिया हुआ है। क्रिमिनल लॉ की बात करोगे तो क्रिमिनल लॉ की आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए स्पेसिफिक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करोगे तो ये 300 के बाद वाले में आता है ना। फिर प्रॉपर्टी राइट्स करोगे तो 300A में आ जाता है। तो ऑप्शन एक ही बचा है आपका, टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जीएसटी को लाने के लिए इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों के टैक्स सिस्टम को एक साथ लाने की ज़रूरत थी। डेटा स्ट्रक्चर, ड्यूअल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, है ना। पहले यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट अलग अलग होते थे, बाद में 246A की ज़रूरत पड़ी। उसमें क्या किया, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को साथ में जीएसटी पर कानून बनाने की पावर दे दी गई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, which newly designated Ramsar site is recognized for hosting the largest population of Saras cranes in India? सबसे पहले तो नाम बहुत कॉमन है, सारस क्रेन्स, सरसाई नवर, है ना, तो ये सही है इसका। दूसरी बात कि जो सारस है, सारस किसका स्टेट बर्ड है? यूपी का स्टेट बर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है यूपी में होगा, है ना। दो चीज़ें बता दी आपको। फिर तीसरा इसमें आपने कीवर्ड देखा, न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट। न्यूली डेजिग्नेटेड बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन बी और डी की, है ना, तो ये दोनों ही पहले वाले हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत फेमस भी हैं। ये ऑप्शन बी राजस्थान वाला ये आपका 1981 का है, और हरीके वेटलैंड जो है वो कब का है? 1990 का है, 1990 का। नाल सरोवर अगर बात करो बर्ड सेंचुरी की, तो ये भी 2012 की है, ये भी बहुत पुरानी है, ठीक है। जब बर्ड सेंचुरी वगैरह या रामसर साइट्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपके लिए जल्दी ही करंट अफेयर की एक वीडियो लाऊंगी रामसर साइट्स पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है अक्सर। बाकी ना भी पता हो इतना तो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस या बड़ा टॉपिक नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। आपको सिंपल इसके कुछ कीवर्ड्स को देखना होता है, जैसे सारस की बात की, यूपी का स्टेट बड़ा यूपी में होगा, आपको स्पेसिफिक कर रखा है एग्जामिनर ने। आप तब फंसते जब ये सिर्फ दे देता आपको वेटलैंड, नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड, इनके सिर्फ नाम, लोकेशन ना देता। लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप पेपर क्वालिफाई करो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर रफली। अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है? 21%। कितना है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। आर्गन कितना है? 0.93%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? अप्रॉक्स 0.04%। ये चार चीज़ें तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सही बात है, बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 139A वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखो, पहली स्टेटमेंट तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे में भेजना चाहिए तो किसके पास उसकी पावर्स होंगी? सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से किसी केस को दूसरे हाई कोर्ट में। तो पहली वाली तो सही है। दूसरी वाली बोल रहा है आर्टिकल 139A। आप एक बात ध्यान रखो कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जब आर्टिकल्स बने तो सीक्वेंस में नंबरिंग हो गई, लेकिन जब भी हमें कोई नया पार्ट, सब पार्ट जोड़ना हुआ या उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हुई आर्टिकल्स में, तो हमने क्या किया, उसको क्लॉजेज में डिवाइड करना शुरू कर दिया। 139A, 139B, 139C, 139 का फर्स्ट का A, है ना। जब भी A लग गया तो आप ये बात ध्यान रखना कि उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तभी वो आया है। और 42nd अमेंडमेंट आपका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट वैसे भी हुए हैं, तो बहुत ईजी है ये। 42nd में कुछ ना कुछ आ सकता है। 139A लगा रहा है तो ये किसी चीज़ में, किसी अमेंडमेंट में ऐड ही हुआ है, तो ये दोनों ही सही है। अब एक चीज़ समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या है? बोथ 1 और 2। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आर्टिकल 139 दिया हुआ है आपको,
इसमें भी क्या होता है, पार्लियामेंट को ये पावर्स दी जाती हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेसिफिक रिट्स इशू करने की एडिशनल पावर दी जा सके, ठीक है, उन मैटर्स के लिए जो आर्टिकल 32 में कवर नहीं करते। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 139 में भी यही है, रिट्स हैं, और 32 में भी रिट्स हैं। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू करने की डायरेक्ट पावर दी जाती है, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 139 में पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अदर पर्पसेस के लिए जो नॉन फंडामेंटल राइट्स से मैटर्स हैं उनके लिए भी रिट्स इशू करने का जुरिसडिक्शन दे सकें, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में बात करो तो अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स जारी करने हैं तो 32, बट अगर अदर एरियाज़ के लिए करना है तो 139, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, ये पावर ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, ये तभी मिलेगी जब पार्लियामेंट इसके लिए कोई एक्ट पास करेगा, ठीक। इसी के साथ आपकी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।